देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के खेमे से आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया। राधा मोहन दास अग्रवाल को विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। दुष्यंत गौतम बौद्ध सम्मेलन कराएंगे। तो ये जो महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की थी, उसी के बाद अब ये अलग अलग जिम्मेदारी महासचिवों को दी गई है। विनोद तावड़े ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख। ज्वाइनिंग कमेटी को लेकर अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि साहब ज्वाइनिंग कमेटी क्या, तो मतलब अन्य दलों से अगर कोई नेता बीजेपी में आएगा तो फिर उसको बीजेपी में शामिल कराने की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। इसी तरीके से जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको बनाने का जिम्मा राधा मोहन दास अग्रवाल को दिया गया है। दुष्यंत गौतम जो है वो बौद्ध सम्मेलन कराएंगे। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियां बांटने का सिलसिला जो बीजेपी में शुरू हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं इस खबर पर और डिटेल्स के साथ। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कमर कसकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है 24 चुनाव के लिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी तो तैयार ही है और आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी एक मीटिंग प्रधानमंत्री ने खुद एड्रेस की थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, और उसमें राम मंदिर को लेके एक बहुत बड़े कार्यक्रम का उल्लेख हुआ और ये भी डिसाइड हुआ कि क्या क्या 3 मुद्दे रहेंगे, जिसमें अभी स्पष्टता से तो नहीं कहा है बीजेपी ने, लेकिन 400 पार करने की जो कवायद है उस पर चर्चा हुई है। और क्लस्टर फॉर्मेशन जो माना, हम देखते हैं कि भाजपा का माइक्रो बूथ मैनेजमेंट एक स्ट्रेंथ रहा है जो गुजरात में भी नजर आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में नजर आया। तो अब बूथ मैनेजमेंट का एक नया तरीका जो भाजपा ने इस बार डिसाइड किया है कि वो लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल करेगी, वो क्लस्टर फॉर्मेशन है, जिसके तहत लोकसभा की 5 से 6 सीटें एक क्लस्टर में बाधित की जाएंगी और हर क्लस्टर पे एक प्रमुख होगा और हर क्लस्टर में बहुत से बूथ मैनेजर्स होंगे। ठीक है, मैं रोक रही हूं आपको। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जो है मीडिया के सामने हैं और जो राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं उसको लेकर अपनी बात रखते हैं। ये केसी वेणुगोपाल को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त मीडिया के सामने हैं। Day before yesterday and yesterday, I had been traveling through Manipur, Nagaland and Assam. We have witnessed this huge amount of energy in the ground for Bharat Jodo Yatra. Yesterday, I had been traveling through Manipur, Nagaland and Assam. We have witnessed this huge amount of energy in the ground for Bharat Jodo Yatra. Entire Manipur state, Nagaland state, Assam state was fully prepared to make it as a grand success. Yatra is going to be a big success. Like Bharat Jodo Yatra, this Yatra is also going to be a historic one, massive one. That type of arrangements is going on everywhere, ground level. Not only Congress people. तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसकी शुरुआत को लेकर यहां पर जानकारियां और डिटेल साझा मीडिया के साथ की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में से मैंने आपको बड़ी खबर इस वक्त बताई कि जो पार्टी के महासचिव हैं उन्हें 24 चुनाव को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और वहीं जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वहां पर भी हलचल तेज है और उसी को लेकर सवाल अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। इंडिया की मजबूरी, मायावती का साथ जरूरी है कुर्बान साहब? आइडियली तो होना चाहिए अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो बीजेपी का विकल्प बने, लेकिन जो हालात हैं वो नहीं लग रहे हैं और मायावती कभी भी रिलायबल नहीं रही, वो आज इधर कल उधर। लेकिन हाँ, जो इंडिकेशन आ रहे हैं अखिलेश की तरफ से उसको अगर पढ़ा जाए तो वो चाहते हैं कि कोई सुलह सफाई हो और कुछ बात बने, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि गठबंधन मायावती ने किया, 10 सीटें मायावती जीती, 5 सीटें समाजवादी जीती, फ़ायदा मायावती को ज़्यादा हुआ और विधानसभा चुनावों में साफ़ हो गई, 0 हैं वो आज की तारीख़ में। तो अगर उन्हें अपनी प्रेजेंस पॉलिटिकली बनानी है और ईडी और इनकम टैक्स से नहीं डरना है तो उन्हें मेरे ख्याल में
जाना चाहिए इंडिया अलायंस के साथ, और कांग्रेस को इसमें मीडिएशन करना चाहिए, क्योंकि यूपी का मामला है, 80 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी भी 4-5 सीटें चाहेगी और बाकी सीटें 4-5 सीटें आरएलडी भी चाहेगा, तो उसमें 35-35 का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, फॉर्मूले की तो बात बाद में आएगी, लेकिन पहले तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है, भाई मायावती के लिए ज्यादा जरूरी है इस वक्त इंडिया गठबंधन का साथ, या इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा जरूरी है मायावती का साथ? और अगर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अखिलेश के जो तीखे सुर थे उसको कांग्रेस पार्टी ने डाउन करा लिया है, तो फिलहाल तो यही संदेश जा रहा है कि मायावती से ज्यादा इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि मायावती साथ में आ जाए। बिल्कुल रोमाना, मायावती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे कि कुर्बान जी ने कहा कि पिछले जो स्टेट के इलेक्शंस थे, एक सीट जीती थी मायावती, रसारा में बलिया सीट तक सीमित रह गई थी। ये देखना है मायावती को कि वो अपनी पार्टी को कैसे रिवाइव करें। कांशीराम जी की पार्टी जो पहले बनी थी और आज की मायावती की बीएसपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कांशीराम जी का दलित कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो आपको क्लियर है कि बैकवर्ड्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लार्जर कास्ट अलायंस की बात हुई थी। और इनफैक्ट जो टॉप 3 कास्ट हैं ब्राह्मण्स की, जिसमें ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण आते हैं, वो जो इनकी कास्ट अरिथमेटिक से बाहर था कांशीराम जी की। लेकिन मायावती जी की राजनीति ग्रेजुअली आपने देखा, दलित ब्राह्मण अलायंस से उन्होंने 207 सीटें जीती 2007 में। अब वहाँ से लेके आज तक 30% वोट से लेके आज 12% वोट पे उनकी पार्टी खड़ी है। मायावती जी के लिए चैलेंज है कि पहले वो इस दलित पार्टी को रिवाइव करें, और क्या ये दलित आइडेंटिटी में सीमित रहना चाहती हैं कि अपनी ब्रॉड अलायंस जो कांशीराम जी का सपना था वो रिवाइव करना चाहती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मायावती इस वक्त फोकस्ड है बीएसपी को रिवाइव करने में, और वो इंडिया गठबंधन के साथ मुमकिन नहीं है। मैं एक बिल्कुल नया आइडिया फ्लोट कर देती हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मुझे कहीं किसी सूत्र से ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी 15 जनवरी कहा जा रहा है, मायावती की सालगिरह का दिन है, उस दिन वो बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, उस दिन पता चलेगा इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगी। और जरा सोचिए अगर मायावती उस दिन सियासी तौर पर राजनीति से संन्यास का ऐलान कर देती है, कमान कहीं ना कहीं वो पहले ही अपने भतीजे को सौंप चुकी है आकाश को, तो फिर क्या आकाश के सामने एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी और वहां से एक नई तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन 24 चुनाव के लिहाज से देखने के लिए मिल सकती है? क्या सिर्फ एक आइडिया है, सोचिएगा जरूर इस पर। और अब बात अयोध्या की, जहां बीजेपी की इस वक्त अहम बैठक चल रही है। 11 बजे से बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये तमाम लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं, इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और ये जो बैठक चल रही है, इसमें विधायकों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। करीब 20 विधायकों को श्रद्धालुओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उस पर मोहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में जो नगर विकास मंत्री हैं एके शर्मा, उनका भी एक बयान सामने आया है। अयोध्या में पीएम मोदी के निर्देश में हर काम हो रहा है। वो ये कह रहे हैं अयोध्या से पीएम का भावनात्मक लगाव है, अयोध्या का लगातार विकास हो रहा है। यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसकी छाया यहाँ दिख रही है, और शर्मा जी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पूरा निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कितनी अयोध्या तैयार है? आप तो लगातार अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ का कामकाज देख रहे हैं। भगवान राम का ये जो धाम है, महाराजा दशरथ की जो राजधानी थी, भगवान राम की स्वयं की राजधानी थी, इसका वैभव पुराणों में बहुत ही लिखा हुआ है। देवता भी यहाँ आने के लिए, इसको देखने के लिए तरसते थे, इतना वैभवशाली अवधपुरी थी, अयोध्या थी, और भगवान राम को बहुत प्रिय भी थी। उसके पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है, और उस प्रयास के तहत भगवान राम का जो पुण्य मंदिर है वो तो बन ही रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है 22 को, वो तो होने ही वाली है, लेकिन साथ ही नगर का जो पुराना वैभव था उसको वापस लाने के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। हमारे नगर विकास विभाग की भी एक बड़ी भूमिका थी इसमें, क्योंकि ये महानगर है, तो उस दृष्टि से नगर विकास विभाग और हमारा दूसरा विभाग जो बिजली है उसका भी बहुत सारे काम थे। बिजली की बात करूं तो तारों को
जो जर्जर तार यहाँ वहाँ लटके रहते थे उन सबको अंडरग्राउंड कर अंडरग्राउंड हमने देखा कि वहां भी अंडरग्राउंड है, राम की पैड़ी के आसपास भी अंडरग्राउंड कर दिया। कुछ पूरे शहर में लगभग अंडरग्राउंड हो चुका है। जो HT लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं, LT लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं, बहुत सारे नए ट्रांसफार्मर लगे, बहुत सारे नई बिजली की व्यवस्थाएं बनी हैं, लाइट के स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हैं, तो ये सारा काम हुआ है। उसी प्रकार नगर विकास में भी गलियों को, सड़कों को चौड़ा करना, पक्का करना, अच्छा मजबूत बनाना वाला काम अभी चल ही रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा आपको क्या कई लगता जगहों पे हो चुका है, कुछ जगहों पे अभी चल रहा है जो शीघ्र पूरा हो जाएगा। है? संख्या काफी आएगी, कैसे आप उसको सुनियोजित लोगों के लिए यहाँ उचित रहने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार से की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे नेतृत्व। तो ए.के. शर्मा को आप सुन रहे थे, तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। ऐसे में अब सवाल यही कि हैट्रिक लगवाएंगे राम और 400 पार पहुंच जाएंगे भाईजान, यही होने वाला है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। अभी आप जो न्यूज दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बौद्ध सम्मेलन किया जा रहा था। अब आप देखिए कि केंद्र सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 20,000 करोड़ में बुद्ध सर्किट बना रहे हैं, और इधर आप राम मंदिर बन रहा है, इधर बुद्ध सर्किट बन रहा है, इधर पार्टी जो संगठन वो बौद्ध सम्मेलन करवाएगी। तो सिर्फ राम का विषय नहीं है, विषय राम बुद्ध सब कुछ मिला के है। जैसे अभी विनोद जी बोल रहे थे कि चुनाव में एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं, और कई मुद्दों को मिला के ही 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने पे उसके ऊपर उंगली उठेगी। इसलिए विकास की भी राजनीति है, धर्म की भी राजनीति है, समाज की भी राजनीति है, इन सब को मिला के भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उतरेगी मैदान में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 24 में 400 पार का इंतजाम पक्का हो जाए, इसीलिए किसी एक मुद्दे के भरोसे या एक मुद्दे के सहारे नहीं विनोद जी, तमाम अलग अलग मुद्दे, जिसमें अयोध्या का भी है मामला, जिसमें विकास की बात भी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास, और ये जो हमने कहा ना 400 पार पहुंचाएंगे भाईजान, वो UAE वाले जो प्रेसिडेंट आते हैं उनके साथ रोड शो और ब्रदर उनको जो कहा जाता है, सब कुछ मिला जुला है मामला। देखिए, मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं 2014 से लगातार कहता आ रहा हूँ कि जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण के लीजिए उसको, अगर भाईजान को भी जोड़ दें, उसकी ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट और गवर्नेंस का प्लास्टर और डेवलपमेंट का पेंट, ये है पूरा पैकेज भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का। और उसमें गारंटी की आप लगा दीजिए, क्या कहते हैं आजकल जो टाइल्स वाइल्स आ रही हैं अच्छी, वॉलपेपर अच्छे आ रहे हैं, तो गारंटी भी हो गई। तो ये कुल मिला के एक संपूर्ण पैकेज लेकर के बीजेपी जा रही है मतदाताओं के बीच में। उसमें राम मंदिर भी है, वाइब्रेंट गुजरात भी है, G20 का अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता भी है, विश्वगुरु भी है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी है, विकसित भारत का सपना भी है, और हिंदुत्व तो है ही। तो कुल मिला के, और साथ में जो 4 जातियाँ जो प्रधानमंत्री जी ने बताई, गरीब, महिला, युवा और किसान, तो वो एक तरह से सोशल भी हो गया। जो विपक्ष का जो जातीय जनगणना का कार्ड है उसकी काट के लिए विश्वकर्मा सम्मेलन, तो कुल मिला के हर वर्ग को एड्रेस करना, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अपने, जैसे कहते हैं वो आते थे सेंटा क्लास के लीजिए या बाबा, सबके लिए कुछ न कुछ, कहीं जो काबुली वाला की कहानी है कि कहीं किशमिश है, कहीं बादाम है, कहीं चिलगोजा है, कहीं अखरोट है, तो जो जिसको चाहिए वो ले लीजिए। तो कुर्बान साहब, यहाँ तो 24 का पक्का इंतजाम है ना? फिर नहीं है इंतजाम, लेकिन मैं इसे हिंदू राष्ट्र पे रेफरेंडम मानता हूँ। अगर 400 पार होता है तो पिछले 10 साल में जो काम हुआ है और उस पर जो मुहर अगर लगनी है तो वो 2024 के चुनाव में लगेगी। अब देखना यही है कि क्या ये देश एक सेक्युलर मुल्क रहना चाहता है या हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है, जो कि डिफेक्टो बन चुका है। डिजोरे बनने में क्या दिक्कत है, वो उसको अगर नरेंद्र मोदी साहब दूर कर लेते हैं। नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र यहाँ पर कहाँ से आ गया सर? ये तो समझ से परे की बात है। मतलब ये जो आरएसएस का 100 साल से थ्योरी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन प्रैक्टिस बनाना है, तो और दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि साहब जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, ये उसका पूरा नैरेटिव है कि साहब अगर भारत सरकार या मोदी सरकार जो काम कर रही है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बार बार संविधान को खतरे में ले आइए और कह दीजिए कि साहब ये तो पूरी तैयारी हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है। ये तो दूसरी तरफ से की जा रही डर और भ्रम की राजनीति है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं का विवादित बयान अब मैं आपको सुनाने जा रही हूं। कह रहे हैं कार सेवकों पर गोली चलाना बिल्कुल सही था, तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। सुनिए जरा। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी
न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है कि किसकी तरफ से खेल रहे हैं मौर्य। चुनावी नुकसान ऐसे बयानों का समाजवादी पार्टी को होगा? बिल्कुल होगा रोमाना। बहुत अजीब बात है कि अखिलेश यादव अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक नहीं पाए हैं। ये जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन और एंटी रामचरितमानस के एक पैटर्न बना हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य का, आज का नहीं है। और कार सेवक्स पे जो उन्होंने जस्टिफाई की है, जो गोलियां चली हैं, एक ऐसे टाइम पर जब राम मंदिर को लेके भाजपा की मोबिलाइजेशन जो ग्राउंड पर है वो अनप्रेसिडेंटेड है रोमाना। इन लोगों का टारगेट है कि हर दिन कम से कम 55,000 लोगों को अयोध्या में लाना है पूरे देश से। तो एक ऐसे टाइम पर जब एक माहौल बन रहा है राम मंदिर को लेके, ये चीज़ बोलना, ये तो कम्प्लीटली पोलराइज कर देंगे। जो गेंस एसपी और कांग्रेस को इकट्ठे लाने से होंगी, वो इन बयानों से बिल्कुल राममय माहौल में इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ रंग में भंग डालने का काम। नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा बयान मैंने सुना। उस बयान में उन्होंने कोई राम मंदिर के विरोध में कुछ कहा नहीं। उस वक्त तत्कालीन राज्य सरकार ने एफिडेविट दे रखा था और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दे रखा था कि हम रक्षा करेंगे। तो उस वक्त उस कार्यवाही मुलायम सिंह ने कभी उस पर रिग्रेट नहीं किया। हमेशा कहा कि अगर दोबारा कैसा मौका आएगा फिर मैं वही करूंगा। और उन्हीं मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण दिया, पद्म सम्मान सम्मानित किया मोदी सरकार ने। और आज की तारीख में जब गोली चली थी, उस वक्त मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव जो सज्जन थे, जब मस्जिद गिरी वही सज्जन उस समय भी प्रमुख सचिव थे कल्याण सिंह के, और वही आज राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी। तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये वो सही था ही गलत? पर वो तो उसको गलत कह चुके हैं ना। कब? वो तो उस पर दुख जता चुके। नहीं, दुख जता चुके हैं, लेकिन क्या फिर कार्रवाई हुई उस पर कोई? लेकिन सवाल ये कि चुनावी माहौल और जिस तरीके से हर तरफ से कहा जा रहा है कि साहब 24 चुनाव के अंदर यही सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाने वाला है, ऐसे में इस तरीके के बयान सियासी तौर पर किस तराजू में तोल कर दे रहे हैं नेता, ये अपने आप में बड़ा हो जाता है सवाल। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। अब हम सभी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोपहर 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इसी पॉलिटिकल शो के साथ। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।